समीर सर, आपका स्वागत करता हूं जीत मंत्रा के प्लेटफॉर्म पे। ये हमारा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे बेसिकली हम लोग कंटिन्यूअसली ऐसे टॉपिक्स को डालते रहते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। तो पिछली क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड, जिसमें बेसिक्स ऑफ हम कार्बन के बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन जो उसका बेसिक प्रॉपर्टी के अंदर आता है आफ्टर कैटालिसिस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम समझते हैं कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कौन कौन से होते हैं और एलोट्रॉफी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब आप एलोट्रॉप्स के बारे में बात करते हैं तो आप एक प्रॉपर्टी को समझते हैं, व्हाट इज एलोट्रॉफी। ये है क्या, व्हाट इज एलोट्रॉफी, आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज दिस। ठीक है, एलोट्रॉफी के बारे में आप क्या बात करते हो, क्या है एलोट्रॉफी। ठीक है, तो एलोट्रॉफी बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कह रही है जिसमें उन ऐसे ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में, कि उनका फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होता है बट केमिकल प्रॉपर्टी इज सेम। ठीक है, द ability of an element to be in different forms having same chemical property but different physical property, different physical property, इस चीज को हम लोग एलोट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, और जो ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं दे आर कॉल्ड द एलोट्रॉप्स, उसको हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन किस किस एलोट्रॉफिक फॉर्म में होता है, उसके कौन कौन से एलोट्रॉप्स है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अमॉर्फस एंड नॉन अमॉर्फस। ठीक है, अभी देखो जो अमॉर्फस होता है ना, ये इसका कोई खास जो मॉलिक्यूलर लेवल पे संरचना स्ट्रक्चर वो नहीं होता है। अब मॉलिक्यूलर लेवल की संरचना के बारे में बात करेंगे आपको, लेकिन इसको आप समझिए, दीज आर आल्सो कॉल्ड नॉन क्रिस्टलाइन। इसको हम नॉन क्रिस्टलाइन भी कहते हैं। और नॉन अमॉर्फस जो होता है दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, तो अब क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन है क्या। देखो, जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हो, जैसे आप हाथों में कभी अंगूठी देखते हो, जब देखते हो उसके ऊपर एक सर्टेन कट्स होते हैं, डायमंड की बात करते हो तो सर्टेन कट्स होते हैं। जब उसके मॉलिक्यूल्स को आप देखते हो तो वो मॉलिक्यूलर लेवल में भी एक स्पेशल जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे विद द अरेंजमेंट ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो जो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन का, वो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है आपका कोल, कोक, कार्बन ब्लैक, जिसको आप काजल भी कहते हो। ठीक है, दीज आर नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर आप कोल को देखो तो आपको देखने में तो वो पत्थर जैसा लगेगा, लेकिन जब उसको तोड़ोगे तो आसानी से टूटेगा और उसकी कोई मॉलिक्यूल की खास संरचना नहीं होती, उसका कोई डिजायर्ड फॉर्म नहीं होता। आई वाज समझिए, वही जब हम क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करेंगे तो इसके तीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है बकमिश्रण फ्लोरीन। ठीक है, जब इनके मॉलिक्यूल्स की आप बात करोगे, इनके मॉलिक्यूल्स बेसिकली
किसी खास शेप में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एक खास फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे एमरफस फॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इनकी कोई शेप नहीं होती है, नो फिक्स शेप। तो इसके बारे में तो बहुत डिस्कस करने का जगह बनता नहीं, ठीक है। कोल कोक के बारे में आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ ही लिया है पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट में, भाई कोल हमारे लिए फ्यूल की तरह है, फॉसिल फ्यूल है, और कोक रिफाइंड फॉर्म ऑफ आपका कोल है। उससे जो ब्लैक फ्यूम जैसा निकलता है दैट इज कॉल्ड कार्बन ब्लैक, जो बेसिकली हम लोग रबर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इधर बात करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में, ये आप लोगों के लिए नया चीज है और यहां आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायग्राम। इसको क्रिस्टलाइन क्यों कहा गया? क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स है मेरे प्यारे बच्चों, इसके मॉलिक्यूल्स एक खास निश्चित ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? एक खास निश्चित ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एक खास निश्चित ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये कैसा होता है? टेट्राहेड्रल से आप उसको 11th में तो बहुत डिटेल पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होता है। और ये समझिए कि जब इसके मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल को जब हम देखते हैं ना, उस मॉलिक्यूल के 4 कार्बन, 3 बेसिकली ट्रायंगुलर फॉर्म में और एक उसके अपर रीजन में 90 डिग्री पे मौजूद होता है, आया बात समझ में? तो ये एक टेट्राहेड्रॉन की तरह फॉर्म करता है, टेट्राहेड्रॉन से क्रिएट करता है। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट चीज आप जानिए, इसका शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल इन शेप, और यही इसको क्रिस्टलाइन बनाता है। क्या बनाता है? क्रिस्टलाइन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ड्यू टू इट्स शेप एंड कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, इसका जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड में आता है एंड इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। रीजन क्या है बेटा? क्या है रीजन? द स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन in the डायमंड मॉलिक्यूल। आपने इसको जूनियर क्लास में पढ़ा है कि डायमंड कैसे बनता है? जब कोल बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे अपने आप को मॉडिफाई करता है कोल एक्चुअली, तो उसके मॉलिक्यूल शेप लेने लगते हैं और उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो जाती है। तो इस कारण से क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ हो जाता है। इसकी यूज कैसे होती है? आप जानते हो बेसिकली जहां भी कटिंग होती है, किसी चीज को कट करने की जरूरत होती है, वहां हम लोग डायमंड का यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी। ज्वेलरी में क्यों यूज करते हैं इसको? ड्यू टू इट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इसकी यूजेस थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो यूजेस में सबसे पहला बात क्या है? इट इज यूज्ड टू कट एनी सब्सटेंस। बेसिकली आप देखो ग्लास ये सब जो इंडस्ट्री होती है ना, तो ग्लास डायमंड के अलावा किसी और चीज से ब्लंटली कट नहीं होगा, टूट जाए। तो ग्लास इंडस्ट्री में ग्लास कटिंग करने के लिए, ग्लास को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डायमंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ग्लास इंडस्ट्री में यूज करते हैं, लेकिन जहां भी आप सुनते हो बोरिंग होती है जमीन में फॉर वाटर, तो आप कहते हो डायमंड बोरिंग होती है, तो वहां भी हम लोग बेसिकली डायमंड का यूज करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। ये अलग बात है कि वो जो डायमंड है वो सिंथेटिक फॉर्म भी होता है, बट इसी कारण से वो डायमंड बोरिंग कहते हैं, ताकि डायमंड है कोई भी चीज उसके रास्ते में आएगा उसको वो क्रश करते हुए नीचे तक जा सकता है, ठीक है। सेकेंड, इट इज यूज्ड एज ऑर्नामेंट। और ऑर्नामेंट में यूज होने का रीजन क्या बेटा? व्हाट इज द रीजन? तो रीजन है, आप जानते हो फिजिक्स में पढ़े हो आप, TI का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सवाल पूछता है, ठीक है। तो डायमंड मॉलिक्यूल का जो याद रखिएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरी पॉइंट क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ डायमंड इज मैक्सिमम। सबसे ज्यादा किसका होता है? डायमंड मॉलिक्यूल का होता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे डायमंड मॉलिक्यूल में जब लाइट इंटर करती है ना, वो इसी के अंदर रिफ्रैक्ट होके रह जाती है, फंस जाती है, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकल पाते हैं ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इस कारण से मेरे प्यारे बच्चों, डायमंड कम लाइट में भी ग्लिटर करता हुआ नजर आता है, बहुत शाइन करता हुआ, चमकता हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है कि वो खुद एक लाइट का सोर्स है। दिस इज बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो डायमंड के बारे में आपको जाननी चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट बेसिकली देखोगे तो ये भी कार्बन का एक फॉर्म है, लेकिन इस फॉर्म में कार्बन का जो शेप होता है वो हेक्सागोनल होता है मेरे प्यारे बच्चों। और इसकी खासियत एक ये होती है, इसकी एक खासियत होती है यहां पर, यही आपको छोड़ देता हूं, यहां जो भी कार्बन है वो बेसिकली अ रो ऑफ ठीक है, सिर्फ 3 कार्बन से अटैच है। जैसे ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, ठीक है, और लेयर वाइज होता है। कैसे होता है? ये लेयर वाइज, एक लेयर, एक कार्बन का लेयर के ऊपर दूसरा कार्बन का लेयर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। हर एक कार्बन का अटैचमेंट कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये सारे जो है ना, ये लेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हर एक कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड्स। अब आपको पता है कि कार्बन, मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि कितनी होती है इलेक्ट्रॉन्स, बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके 1 इलेक्ट्रॉन्स बाकी रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं, जिस कारण से इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखी जाती है। एकमात्र ऐसा नॉन मेटेलिक फॉर्म जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखी जाती है, दैट इज ग्रेफाइट। और वो भी क्यों? क्योंकि जो भी कार्बन है यहाँ पे सब 3 के साथ अटैच है और चौथा इलेक्ट्रॉन सब में फ्री है, 4th इलेक्ट्रॉन इज फ्री। ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आता है, और इसी कारण से उसको बैटरी ये सब के हम लोग लीड्स में भी यूज करते हैं, दैट इज उसके इलेक्ट्रोड्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी शेप की बात कर लोगे तो शेप क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हेक्सागोनल। स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? हियर कार्बन is having 3 bonds only। कितने बॉन्ड्स हैं? 3 बॉन्ड्स। और इसी कारण से क्या होता है? ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन से बताओ क्या होता है? ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है, ये सवाल आपको पूछता है आपके 10th में कि गुड कंडक्टेंस ग्रेफाइट में क्यों देखी जाती है, ठीक है। अब इसके कुछ यूजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला तो इसके कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के ऊपर ही बेस्ड है। तो क्या करते हैं? इट इज used as electrodes in the battery। आप देखोगे बैटरीज को खोल के तोड़ करके, तो उसका जो नोड्स होता है बेसिकली, एक तरफ तो जिंक का होता है, एक तरफ कार्बन रॉड का होता है। बड़े बैटरी में जो ऊपर इलेक्ट्रोड्स निकले होते हैं, जहां प्लग इन करते हो, वो भी कार्बन के बनाए जाते हैं। ना सिर्फ यहाँ जनरेटर्स में भी जो बेसिकली ब्रशेस होती हैं जहां से कि करंट डिस्चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड कार्बन ब्रश। क्या कहते हैं बेटा उसको? कार्बन ब्रश कहते हैं। वो भी बेसिकली कार्बन यानी ग्रेफाइट का ही बना रहता है, ठीक है। बहुत सारे जो थर्मो रेजिस्टर्स होते हैं उनके अंदर भी हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इस कारण से, क्योंकि कार्बन का ये फॉर्म एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरा, इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ये आप लोग बहुत भूल जाते हो,
ये हेवी इंडस्ट्रीज में एक लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है। अब ये क्यों होता है ऐसा? नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर, तो सब कुछ उसके बेसिस में ही छिपा हुआ है। यहाँ पर कार्बन बेसिकली 2, 3, 4 लेयर में होता है, और कोई भी चीज जब लेयर में होती है तो उसके अंदर एक दूसरे के ऊपर स्किड करने की, स्लिप करने की प्रॉपर्टी होती है, फिसलने की प्रॉपर्टी होती है। ग्रेफाइट के इस फॉर्म में भी बेसिकली स्किड करने की ये प्रॉपर्टी होती है। तो एक सरफेस, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या हो रहा है? फिसल रहा होता है, स्किड कर रहा होता है, जिस कारण से जो, और इसकी जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी बहुत हाई होती है, ठीक है, ये बहुत हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है। तो जो हेवी इंडस्ट्रीज है बेसिकली, जहां पर बड़े बड़े फ्रिक्शंस होते हैं, बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है और बहुत हीट प्रोड्यूस होता है, वहां हम लोग जो लुब्रिकेंट यूज करते हैं वो ग्रेफाइट बेस्ड लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल लुब्रिकेंट होते हैं, ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट होते हैं, वो वहां बर्न कर जाएंगे बहुत जल्दी, वो उस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उस फ्रिक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण से हेवी इंडस्ट्री में हम लोग ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फ्लोरीन के ऊपर। फ्लोरीन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। फ्लोरीन अभी अंडर रिसर्च है। सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ याद रखना है आपको एक चीज, मैंने यहाँ पर आपको बात बताया, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जो डायमंड में है, ये कार्बन 4 है। एक मॉलिक्यूल के अंदर मैक्सिमम 4 कार्बन है, मैंने आपको बताया। वैसे ग्रेफाइट में अगर आप देखोगे तो ग्रेफाइट हेक्सागोनल शेप में है, तो अगर एक मॉलिक्यूल की बात करोगे तो वहां कितना है? C6, यानी 6 कार्बन मिलते हैं। लेकिन जब आप फ्लोरीन के बारे में बात करते हो तो फ्लोरीन का कोई फिक्स कंडीशन नहीं है। यहाँ कार्बन 60 से 70 एक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक उसके शेप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 60 से प्लस होते हैं, ठीक है, बकमिस्टर फ्लोरीन में। इसका शेप कैसा होता है बेटा? इसका शेप क्या बनाना तो पॉसिबल नहीं है, बट इट्स शेप इज फुटबॉल शेप। कैसा होता है? फुटबॉल की तरह होता है, ठीक है। एक फुटबॉल के शेप में देखा जाता है बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक है। अभी ये अंडर रिसर्च है, और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो आपको जाननी है, दैट इज इट इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी स्टडीज के ऊपर चल रही है, लेकिन कैंसर ट्रीटमेंट वाले पॉइंट्स को आप जरूर याद रखोगे और इसके शेप को याद रखोगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर से मैं एक बार रीट्रेट कर दूं, वैसे बच्चे जो बेसिकली 10th में, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, चाहे आप जैक बोर्ड के हैं, आप अगर 0 to हीरो बनना चाहते हैं, जीत मंत्रा क्लासेस गैलेक्सिया मॉल 5th फ्लोर में बोर्ड क्रैश कोर्स फ्रॉम प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 10th ऑफ दिसंबर। ज्वाइन करें, अपने प्रैक्टिस को एक नए लेवल तक लेके जाएं। आप प्री बोर्ड में जैसा भी परफॉर्म कर रहे हैं, विल मेक श्योर कि आप बोर्ड में एक अच्छे परसेंटेज तक पहुंच पाएं, ये हम लोग कोशिश करेंगे। सिमिलरली जो 12th बोर्ड स्टूडेंट हैं, या कॉमर्स के हो, या बायोलॉजी बैकग्राउंड को, या मैथ बैकग्राउंड के हो, आपके लिए भी क्रैश कोर्स के साथ साथ प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो चुका है जीत मंत्रा क्लासेस में। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और अपने जो लास्ट रिजल्ट है उसको एक थ्रस्ट दें, उसको एक गति दें और मैक्सिमम परफॉर्मेंस के तक पहुंच पाए। ओके, थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में फिर से।